Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the platform of Noor School and College Mansehra for online classes of physics grade 12. Dear students, today we are going to take a start of a new chapter number 19, atomic spectra. डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स रखते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर एटम से निकलने वाली रोशनी के बारे में, ये जिसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग डीप इनटू द टॉपिक, आई वुड लाइक टू टेल यू ए क्विक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटम का जो कंसेप्ट है, उसके बारे में जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड है वो ज़रा समझना ज़रूरी है, ताकि हमें एटम से जुड़ी तमाम जो कहानियाँ हैं, जो इसकी हिस्ट्री है, उसकी समझ आ जाए। डियर स्टूडेंट, जहाँ तक हिस्टोरिक बैकग्राउंड का ताल्लुक़ है, तो ये बात याद रखें, लॉन्ग बिफोर द डिस्कवरी ऑफ एटम्स की डिस्कवरी तो बहुत बाद में हुई है, ये तो 20th सेंचुरी में हुई है, लेकिन ये उससे बहुत पहले की बात है कि जो कंसेप्ट था एटम्स का वो कॉमन था। किसमें? ग्रीक्स में, जो यूनानी लोग थे एथेंस के रहने वाले, और जो इंडियंस हैं, ये जो सब कॉन्टिनेंट में ये जो ममालिक हैं, यानी इंडियंस और ग्रीक्स, इसमें एटम का कंसेप्ट कॉमन था। यानी वो इसको ऑटोमॉस कहा करते थे। ऑटोमॉस का मतलब स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। तो हिस्टोरिक बैकग्राउंड में, long before the discovery of atoms, the concept of atoms was common in Greeks and Indians. They called it atomos, यानी indivisible. तो ये इसकी हिस्टोरिक बैकग्राउंड है कि एटम का नज़रिया कोई नया नज़रिया नहीं है। ये जब से इंसान ने गौर व फिक्र करना शुरू किया है, ये प्री हिस्टोरिक बात है कि इंसान के जहन में कुदरती तौर पर ये बात आया करती थी कि अगर हम किसी भी चीज़ को स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड करें, तो सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? जो इनडिविजिबल है, उसी को वो लोग ऑटोमॉस कहा करते थे। तो ये इसकी ज़रा सी हिस्टोरिक बैकग्राउंड है। फिर क्या हुआ कि साइंस के अंदर जो है वो एक ट्रायम्फ हुआ, एक फ़तह इंसान को नसीब हुई, जब इंसान ने इलेक्ट्रॉन को, फिर बाद में प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हम जानते हैं कि तकरीबन 19वीं सदी के आखिर में, यानी 1885 के लगभग जे थॉमसन नामी एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। क्या चीज़? नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन अराउंड 1885। 1885 में वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, तो उसको जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर कर लिया था। वो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी है जो जे थॉमसन ने की थी। जिस वक्त जे थॉमसन ने ये डिस्कवरी की, तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर से ही निकल के आते हैं। तो फिर कुदरती तौर पर लोगों के जहन में ये क्वेश्चन पैदा हुआ कि एटम तो न्यूट्रल होते हैं, एज एटम्स आर न्यूट्रल। अब न्यूट्रल चीज़ के अंदर से अगर कोई नेगेटिवली चार्ज कोई चीज़ निकलती है, तो इसका मतलब जितने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने ही उसके अंदर कोई पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होंगे, क्योंकि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। तो ये एटम की सबसे पहले पुरानी तस्वीर जो लोगों ने अपने जहन में बनाई, वो एटम को इस तरह समझते थे कि एटम्स आर न्यूट्रल, दे ऑल्सो कंटेन पॉजिटिव पार्टिकल्स। यानी कि एटम्स जो हैं वो बॉल की तरह स्फेरिकल होते हैं, राउंड होते हैं, गोल होते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस इस तरह इन दानों की तरह, इन डॉट्स की तरह आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये इसमें जो रेड कलर के डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं, आप इनको कहें पॉजिटिव पार्टिकल्स। वो प्रोटॉन का नाम इसको बाद में दिया गया। अब जितने इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, ताकि उनकी तादाद जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर ले। तो ये एटम की क्लासिकल तस्वीर है, पुरानी एक पिक्चर है। पहले लोग एटम को इस तरह कंसिडर किया करते थे। फिर क्या हुआ कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड ने। ये 1911 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया,
और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसने दरियाफ्त किया। और फिर 2 साल के बाद 1913 में 1913 में जेम्स चैडविक नाम के एक और साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, जिसको जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया। रदरफोर्ड ने बाद में प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया और 2 साल के बाद फिर चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। तो उस वक्त एटम की ये जो पुरानी तस्वीर है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि रदरफोर्ड ने मज़ीद ये कहा कि ओल्ड पिक्चर ऑफ एटम इज़ रॉन्ग, ये वाला पिक्चर एटम का गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। देखें, जो रदरफोर्ड का मॉडल था उस मॉडल के मुताबिक रदरफोर्ड से पहले जो है वो तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में इस तरह मिक्स होते हैं, आपस में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि ये मॉडल करेक्ट नहीं है। रदरफोर्ड ने कहा कि जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं यानी प्रोटॉन्स, वो सब के सब एक सेंटर में इकट्ठे होते हैं। जिस तरह उसके मॉडल में इस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स जो हैं ये सेंटर में, जिसे हम आजकल न्यूक्लियस कहते हैं, तो ये न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठे होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रेस्ट पर नहीं हो सकता। वो इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने कहा ओल्ड पिक्चर ऑफ एटम इज रॉन्ग, ये पिक्चर रॉन्ग है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात हमें जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि ये जो स्पाइरल, आपको ये जो रेड कलर के ये जो दायरे आपको नज़र आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन के रास्ते हैं, ऑर्बिट्स हम जिनको कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व एनीवेयर, एनीवेयर का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी फासले पर, किसी भी जगह पर मूव कर सकता है, यानी ऑर्बिट्स क्वांटाइज नहीं है। वो बाद में बोहर ने इसको क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट दिया। इसमें ये जो रेड कलर है, फ़र्ज़ करें ये न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, ये ब्लैक कलर जो है प्रोटॉन्स हैं, और ये जो रेड कलर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड का मॉडल कुछ इस तरह था। ये हम जानते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल भी जो है वो स्टेबल नहीं था, वो भी रॉन्ग था, वो भी गलत था, जो बाद में बोहर ने ठीक किया। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में ये कुछ प्रॉब्लम्स बताए गए हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स रदरफोर्ड मॉडल के साथ भी थे, कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो भी एटम के स्ट्रक्चर को सॉल्व नहीं कर सकता था, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। हालांकि वो पुराने कंसेप्ट से किसी कदर बेहतर था, लेकिन वो एब्सोल्युटली ट्रू नहीं था कि जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं आजकल या जो हमारी एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स होती हैं, तो बोहर मॉडल ये रदरफोर्ड मॉडल जो है ये भी एटम के डिटेल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन ना कर सका। तो इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे। रदरफोर्ड मॉडल के साथ क्या प्रॉब्लम्स थे? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व एट एनी डिस्टेंस अराउंड द न्यूक्लियस। एनी डिस्टेंस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की मर्जी के वो न्यूक्लियस के नज़दीक रहकर मूव करे या उससे ज़्यादा दूर रहकर मूव करे, या नज़दीक या दूर किसी भी जगह पर अपनी मर्जी से मूव करे, यानी एनीवेयर का ये मतलब है। एनी डिस्टेंस मीन्स एटम कैन नॉट बी स्टेबल, और वो जो एनी डिस्टेंस का मतलब था यानी इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी रहकर मूव कर सकते हैं। तो एनी डिस्टेंस का ये मतलब बनता था कि एटम जो है वो स्टेबल नहीं हो सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो किसी भी जगह पर मूव कर सकता है, न्यूक्लियस के बाहर किसी भी डिस्टेंस पर, किसी भी रेडियस पर रहकर मूव कर सकता है, तो उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स मस्ट फॉल इनटू न्यूक्लियस ड्यू टू अट्रैक्शन। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव होता है, तो दोनों में अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते 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 न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए उसको। हालांकि इसको कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया, विच इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड एवर, इस चीज़ को कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया गया। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि इसने प्रिडिक्ट किया था कि इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते 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 न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, हालांकि ऐसा आज तक कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया।
अच्छा, फिर दूसरा प्रॉब्लम ये था कि लाइट इज़ एमिटेड फ्रॉम एटम्स। अब जिस वक्त हम चीज़ों को हीटअप करते हैं, आप लोहे या आयरन को कंसिडर करें, हम आयरन को आग में डालते हैं, उसको हीटअप करते हैं, तो आयरन जो है वो दहकने लगता है। वो पहले रेडिश कलर इमिट करता है, उसके बाद येलो कलर, उसके बाद फिर ग्रीन कलर, उसके बाद फिर ब्लू कलर, और बहुत ज़्यादा अगर उसको हीटअप किया जाए तो फिर वो वाइट कलर की लाइट देता है। और हर लाइट का अपना जो है वो अपनी वेवलेंथ होती है। तो रदरफोर्ड मॉडल इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सका कि जिस वक्त हम चीज़ों का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उन चीज़ों से मुख्तलिफ कलर्स की रोशनी क्यों निकलती है। तो लाइट इज़ एमिटेड फ्रॉम एटम्स, कि लाइट जब निकलती है किसी चीज़ में से, और हर चीज़ एटम से मिलके बनी हुई है, तो लाइट असल में एटम्स के अंदर से निकलती है। रदरफोर्ड मॉडल वाज अनएबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल एमिशन। तो रदरफोर्ड का मॉडल भी इस स्पेक्ट्रल एमिशन को एक्सप्लेन करने से कासिर रहा, वो इसको एक्सप्लेन ना कर सका। इस वजह से रदरफोर्ड मॉडल को भी बाद में रिजेक्ट करना पड़ा। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है बोहर्स मॉडल का। तो बोहर जो है उसने 1913 में ही बोहर ने एक मॉडल पेश किया जिसने एटम के स्ट्रक्चर, उसमें इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन, के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, कैसे मूव करता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन तमाम चीज़ों को बड़े सक्सेसफुली बोहर के मॉडल ने एक्सप्लेन किया। तो बोहर जो है वो एक डैनिश फिजिसिस्ट था, इसका पूरा नाम नील्स बोहर था, डेनमार्क का रहने वाला। तो 1913 में बोहर ने कंबाइन किया, तीन चार कंसेप्ट्स को उसने कंबाइन किया। इन 1913 बोहर कंबाइंड आइडियाज़ फ्रॉम, कुछ आइडियाज़ उसने इकट्ठे किए। कौन कौन से आइडियाज़? क्लासिकल फिज़िक्स के आइडियाज़। क्लासिकल फिज़िक्स का आइडिया ये था कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन सितारों की तरह उसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जैसे सन या सूरज सेंटर में है और अर्थ या ज़मीन जो है उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ये क्लासिकल फिज़िक्स का आइडिया है, तो बोहर ने इसको भी कंसिडर किया। फिर उस ज़माने में प्लांक ने भी अपना क्वांटम आइडिया दिया हुआ था। प्लांक का क्वांटम आइडिया E=hf, वो जो हमने पहले वो फोटॉन थ्योरी पढ़ी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, E=hf, उस कंसेप्ट को फोटॉन थ्योरी या प्लांक्स क्वांटम आइडिया कहा जाता है, जिसको आइंस्टाइन ने भी यूज़ किया और 1913 में बोहर ने यूज़ किया था। तीसरा उसने जो कंसेप्ट उठाया वो आइंस्टाइन के फोटॉन थ्योरी वाला ही कंसेप्ट था कि फोटॉन जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। जब भी एनर्जी फोटॉन रिलीज होता है, इमिट होता है, तो वो क्वांटाइज्ड पैकेट की फॉर्म में मूव करता है, यानी उसकी फिक्स एनर्जी होती है। और चौथा आइडिया उसने रदरफोर्ड का आइडिया उठाया। उसने रदरफोर्ड का, ये पिछला टॉपिक हम जो पढ़ चुके हैं, वो रदरफोर्ड का आइडिया वो उठाया, क्लासिकल फिजिक्स का कंसेप्ट उठाया, और प्लांक क्वांटम आइडिया और आइंस्टाइन फोटॉन थ्योरी, इन तमाम चीज़ों को उसने स्टडी किया। तो उसके जहन में एक कंसेप्ट बना, उसके जहन में एटम का एक पिक्चर बना कि एटम कैसे हो सकता है। बोहर प्रेजेंटेड करेक्ट पिक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इन आइडियाज़ को जब उसने कंबाइन किया, इन आइडियाज़ के ऊपर उसने जब सोचा, इसके ऊपर गौर व फिक्र उसने की, तो उसके पास हाइड्रोजन एटम का एक करेक्ट इमेज बन चुका था। बोहर मॉडल इज़ सेमी क्लासिक और सेमी मॉडर्न। इसी वजह से बोहर के मॉडल को सेमी क्लासिक, क्लासिक का मतलब पुरानी फिज़िक्स, तो इसको पुरानी फिज़िक्स का आईडी भी कहा जाता है और इसको आधा न्यू कहा जाता है, यानी सेमी मॉडर्न या सेमी क्लासिक। सेमी क्लासिक इस वजह से कि उसने क्लासिकल फिज़िक्स के कंसेप्ट को भी इस्तेमाल किया। सेमी मॉडर्न इस वजह से कि उसने प्लांक्स और आइंस्टाइन की फोटॉन थ्योरी और इन कंसेप्ट्स को यूज़ किया। तो ये हम कह सकते हैं कि बोहर मॉडल सेमी क्लासिक भी है और सेमी मॉडर्न कंसेप्ट भी है। बोहर मॉडल इज़ वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का एटम तमाम एटम्स में सबसे ज़्यादा सिंपल होता है, इसमें एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो बोहर मॉडल ने हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन बट नॉट फॉर हैवी एटम्स।
लेकिन बोहर का जो मॉडल है वो कम्प्लेक्स एटम्स को एक्सप्लेन ना कर सका। तो हम इसको लिमिटेशन कह सकते हैं कि बोहर मॉडल की लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ सिंपल एटम्स को एक्सप्लेन करता है, जैसे हीलियम, जैसे हाइड्रोजन एटम या हीलियम का जब आयन बन जाता है, ठीक है, तो उनको एक्सप्लेन कर सकता है। हैवी जो एटम्स होते हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो बोहर मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये बोहर मॉडल की लिमिटेशन भी है। अच्छा, इसके बाद बोहर ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे। बोहर मॉडल के कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, कुछ मफरूज़े हैं। पहला मफरूज़ा ये है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। द कूलम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड्स इट द सेंट्रीपिटल फोर्स, के अब जाहिर है इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो हर रिवॉल्व करने वाली चीज़ के पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको क्या चीज़ प्रोवाइड करती है? कूलम फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अपोजिट चार्जेस की वजह से कूलम अट्रैक्शन होती है। इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाती है। इसका फार्मूला ये है कि एम वी स्क्वेयर ओवर आर इज इक्वल टू के ई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। ये जो एम वी स्क्वेयर ओवर आर है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, और के ई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर ये कूलम फोर्स का फार्मूला है। के का हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन उस पर डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। ये पहला पॉस्टुलेट है। ओके, दिस वॉज द फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद जो सेकंड पॉस्टुलेट है वो ज़रा देख लें। दिस इज़ द सेकंड पॉस्टुलेट। सिंस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड एटॉमिक न्यूक्लियस, जैसा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, इट्स एंगुलर मोमेंटम, यानी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो सर्कुलर मोशन की वजह से, रिवोल्यूशन की वजह से उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी आता है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए कांस्टेंट। उसने ये कैलकुलेट किया कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसी कांस्टेंट का इंटीग्रल मल्टीपल है। अब वो कांस्टेंट कौन सा है? वो कांस्टेंट h/2 है। तो mvr एंगुलर मोमेंटम, n जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल, यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह हम पुट करेंगे, और बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि n असल में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को कहते हैं। ऑर्बिट नंबर 1 के लिए n इज इक्वल टू 1 होगा, 2 के लिए इसको 2 पुट करेंगे, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर आप देखें तो h/2 पाई ये पूरे का पूरा एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट में h जो है ये प्लांक कांस्टेंट है। तो इसलिए बोहर मॉडल को सेमी मॉडर्न जो है वो मॉडल इसलिए कहा जाता है कि उसने प्लांक कांस्टेंट को अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ किया। और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है h इज इक्वल टू 6.67 टाइम्स 10⁻⁻34 सेकेंड। थर्ड पॉस्टुलेट। अब ये जो तीसरा पॉस्टुलेट है बोहर का, ये भी इंटरेस्टिंग है कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस एट एनी डिस्टेंस। इसने एनी डिस्टेंस वाली बात ख़त्म कर दी। जिस तरह रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की मर्जी के वो जहाँ पर भी चाहे रिवॉल्व करे, लेकिन बोहर ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो ख़ास ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेंगे। उन ऑर्बिट्स के बीच में उस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने की परमिशन नहीं होगी। इसको क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब फिक्स रूल, के फिक्स जगहों पर इलेक्ट्रॉन ने रहना है, उनके बीच में किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस एट एनी डिस्टेंस, बट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। इसको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स भी कहते हैं। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, के एक ऑर्बिट दूसरे से अलग है, उसके बीच में एक डेफिनेट एनर्जी डिफरेंस है। तो ये ऊपर वाला ऑर्बिट, नीचे वाला ऑर्बिट, ये अलाउड ऑर्बिट्स हैं। इसके बीच की जो जगह है वो नॉट अलाउड ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन इस बीच वाली जगह पर इस तरह हरकत नहीं कर सकता, या तो इस ऑर्बिट में होगा या इस ऑर्बिट में। और इस कंसेप्ट को क्वांटाइज्ड ऑर्बिट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वांटाइजेशन की मैं आपको एक हल्की सी डेली लाइफ की सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। देखें, फ़र्ज़ करें ये आपके पास सीढ़ियाँ हैं। अगर कोई बंदा है वो इन सीढ़ियों से ऊपर अगर चढ़ के जाना चाहता है, तो देखें इसको कदम रखने की कौन कौन सी जगह अवेलेबल है। या तो यहाँ पे रखेगा कदम, या यहाँ पे, या यहाँ पे, यहाँ पे। जहाँ जहाँ पर सीढ़ियों के स्टेप्स होंगे ये इसके लिए अलाउड जगह हैं कि इन जगहों पर आप कदम रख सकते हैं। आप इसके बीच में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये नॉट अलाउड जगह है, आप यहाँ पे कदम नहीं रख सकते। तो देखें ये लेवल, ये लेवल,
ये लेवल, ये वो लेवल्स हैं जिनके ऊपर आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो ये आपके लिए अलाउ हैं, इनके बीच में किसी हाइट पर आप अपने कदम को नहीं रख सकते। तो ये समथिंग कुछ क्वांटाइजेशन का आइडिया है। आई होप इसको ये कुछ इससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। As long as electron revolves in an orbit, it does not absorb or emit radiation. जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रहता है, फर्ज करें ये n इज इक्वल टू 1 पहला ऑर्बिट, जब तक ये इसके अंदर रिवॉल्व करेगा ये कोई एनर्जी ना ही एब्जॉर्ब करेगा ना ही इमिट करेगा। जब ऊपर वाले में रहेगा तो उसमें भी कोई एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एमिशन या एब्जॉर्प्शन सिर्फ उस वक्त होगी जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे। जब ये दो ऑर्बिट्स में ऊपर नीचे जाएगा तो एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब करेगा। तो फोर्थ पोस्टुलेट देख लें अब। इलेक्ट्रॉन जंप्स टू अपर ऑर्बिट व्हेन इट एब्जॉर्ब्स द फोटॉन। इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जंप करके चला जाता है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करे तो वो अपर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। और इलेक्ट्रॉन जंप्स टू लोअर ऑर्बिट व्हेन इट इमिट्स द फोटॉन। ऊपर वाले ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करेगा, इमिट करेगा, तो फिर वो नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। नीचे से ऊपर जाना इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं और ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे आना इसको एमिशन कहते हैं। द एनर्जी ऑफ फोटॉन शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन ऑर्बिट्स। इन दोनों ऑर्बिट्स में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, तो जो फोटॉन निकलेगा उसकी एनर्जी इन दोनों एनर्जी ऑर्बिट्स के डिफरेंस के इक्वल होगी। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यानी एच एफ इज इक्वल टू E2 माइनस E1। एच एफ फोटॉन की एनर्जी है, E2 जो है वो एनर्जी इन द सेकेंड ऑर्बिट है और E1 जो है वो एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट। डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। आई होप यू may have understood this idea। तो प्लीज़ इसको आप अपने प्रेजेंटेशन पेपर्स के ऊपर लिखें और बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम आगे मज़ीद इसके रेडियस वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।